एक दिन एक बूढ़ा बाबा लोगों के घरों में जाकर कुछ खाने के लिए मांग रहा था। बेटा, कुछ खाने को खिला दो, बहुत भूख लगी है। तभी बड़े से घर में से एक औरत बाहर आती है और उस बाबा को देखकर गुस्से से बोलती है, जब देखो कोई ना कोई मांगने चला आता है, चलो भागो यहाँ से। बेटा, खाना नहीं तो थोड़ा पानी ही पिला दो, सुबह से चल के थक चुका हूँ, बहुत प्यास लग रही है। तुमको सुनाई नहीं दिया? अभी के अभी यहाँ से निकलो, मेरे पास ना खाने को है और ना ही कोई पानी है। न जाने क्यों रोज रोज मांगने आ जाते हैं। और वो औरत उस बाबा को कुछ भी नहीं देती और उसे वहां से जाने को बोलती है। बाबा बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। उसी गली में एक छोटी सी लड़की भीख मांग रही थी, जिसका नाम मुन्नी था। उसके साथ भी हर रोज ये सब होता था। बहुत सारे घर पर मांगने पर ही एक घर से खाना मिल पाता था। वो उस बूढ़े बाबा के पास जाती है और उनसे बोलती है, बाबा, आपको भूख लगी है? एक लड़की उनके सामने खड़ी थी, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और एक कंधे पर थैला लटकाया हुआ था। बेटा, बहुत प्यास लगी है, लेकिन इन अमीरों की बस्ती में सब गरीब हैं, कोई पानी तक नहीं पिला सकता। बाबा, शहर के साथ ही जंगल है और थोड़ी दूर जाकर मेरी एक कुटिया है। क्या आप मेरे साथ वहाँ चल सकते हो? मैं आपको वहाँ पानी पिला सकती हूँ और मेरे पास थोड़ा सा खाना भी है, आप खा लेना। मुन्नी की बात सुनकर बाबा खुशी से मुन्नी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बाबा मुन्नी से पूछते हैं, बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुन्नी की उम्र अभी 9 साल की थी और वो लोगों के घरों से भीख मांगती थी। जो कुछ मिलता था बस उसी से वो अपना गुजारा करती थी। मुन्नी जब 5 साल की थी तब उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। तभी से वो अकेले रह रही थी। मुन्नी गांव से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वहाँ मुन्नी के अलावा और कोई नहीं था। मुन्नी को अकेले में बहुत डर लगता था और वो अपने माँ पापा को याद करके सो जाती थी। कुछ ही देर बाद मुन्नी बाबा के साथ घर पहुँच जाती है और वो बाबा को पानी पिलाती है। बाबा, मेरे पास ये एक रोटी है, आप खा लीजिए। बेटा, लेकिन तुम्हारे पास भी तो एक ही रोटी है, फिर भी तुम मुझे अपने हिस्से की रोटी दे रही हो। बाबा, आप इसे खा लीजिए, मैं कहीं और से ले लूंगी। अभी मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है, तो आप इसे खा लीजिए। शाबाश बेटा, तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत ही नेक दिल हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वो बाबा अपनी शक्ति से अपने हाथ में एक मुर्गी ले आते हैं। ये लो मुर्गी, तुम इसको अपने साथ रखना। ये बुरे वक्त में हमेशा तुम्हारी सहायता करेगी और तुम जैसी हो हमेशा वैसी ही रहना। दूसरों की हमेशा मदद करते रहना। मुन्नी उस मुर्गी को अपने साथ रखती थी। जब भी वो कहीं जाती तो लोग उसके हाथ में मुर्गी देखकर उसे मांगने लग जाते, लेकिन मुन्नी हर बार मना कर देती थी। एक दिन मुन्नी के घर खाने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ अनाज था वो उसने मुर्गी को डाल दिया था। बहुत भूख लग रही है, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। चलो शहर जाकर मांगती हूँ। तभी मुन्नी का ध्यान उसकी मुर्गी के ऊपर जाता है। मुर्गी ने एक अंडा दिया था और वो अंडा सुनहरे रंग का था। अरे, ये कैसा अंडा है? मैंने तो पहले इतना चमकदार अंडा कभी नहीं देखा। तभी वो मुर्गी बोलती है, ये कोई साधारण अंडा नहीं है, ये सोने का अंडा है। उसको बोलता देख मुन्नी घबरा जाती है। अरे, तुम बोल सकती हो? घबराओ मत, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। तुम बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। मुन्नी उस अंडे को उठा लेती है और गांव में एक सुनार को वो अंडा बेच देती है। सेठ जी, क्या आप सोने की चीज खरीद लेते हो? अरे, तेरे पास क्या है सोने का बेचने के लिए? कहीं से कुछ चुरा कर तो नहीं लाई? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, दिखा, क्या बेचना है तुझे? मुन्नी सुनार को वो अंडा दिखाती है। अरे, ये तो सोने का अंडा है, ये तुझे कहाँ से मिल गया? वो छोड़ो, ये बताओ तुम इसे
खरीद सकते हो या नहीं? अरे हाँ, मैं इसे खरीद लूंगा। सुनार मुन्नी को उस अंडे के बदले पैसे दे देता है और मुन्नी पैसे लेकर अपने लिए ढेर सारा राशन और सामान ले आती है। ये लड़की तो यहाँ भीख मांगा करती थी, तो फिर आज इसके हाथ ये सोने का अंडा कहाँ से आ गया? अब रोज सुबह वो मुर्गी उसे एक सोने का अंडा देती और मुन्नी उसे सुनार को बेचकर पैसे ले आती और उन पैसों से वो लोगों की मदद करती थी। गरीब लोगों को राशन लाकर दिया करती थी। मुन्नी हर जरूरतमंद इंसान और जानवरों की भी मदद करती थी और उस मुर्गी का भी बहुत ख्याल रखती थी। अब वो मुर्गी के साथ ही अपने दुख सुख की बातें किया करती थी। एक दिन जब मुन्नी सुनार को अंडा बेचकर आती है तो सुनार अपने आदमियों को मुन्नी का पीछा करने के लिए बोलता है। रामू, इस लड़की का पीछा करो और देखो ये रोज सोने का अंडा कहाँ से ला रही है। सुनार का आदमी मुन्नी के पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि उसके घर में एक मुर्गी है। रामू मुन्नी को मुर्गी से बात करते हुए देख लेता है और सुनार के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। सेठ जी, उस लड़की के पास तो एक बोलने वाली मुर्गी है, जरूर वो मुर्गी ही उसे अंडा देती है। अच्छा, तो एक काम करो, आज रात को ही उस मुर्गी को वहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ। और रात होने पर सुनार का आदमी उस मुर्गी को चुरा लेता है। सुबह हो जाने पर जब मुन्नी देखती है कि मुर्गी अपनी जगह पर नहीं है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे, ये मुर्गी कहाँ गई? कहीं कोई बिल्ली उसे उठाकर तो नहीं ले गई? अरे रामू, इस मुर्गी ने तो अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया और ना ही ये कुछ बोल रही है। तूने सच में इसे बोलते हुए सुना है ना? हाँ सेठ जी, ये मुर्गी बोल रही थी। ए मुर्गी, बता तू अंडा क्यों नहीं दे रही? लेकिन वो मुर्गी कुछ नहीं बोलती। मुझे तो बस ये एक साधारण सी मुर्गी लग रही है। जाओ, उस लड़की को पकड़ कर लाओ। सुनार का आदमी रामू मुन्नी को उसके घर से उठा कर ले आता है। ए लड़की, चल इस मुर्गी से अंडा मांग, वरना हम इसे मार देंगे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सोने का अंडा मांग कर देती हूँ। हे जादुई मुर्गी, कृपया मुझे एक सोने का अंडा दे दो, वरना ये हम दोनों को जान से मार देंगे। और वो मुर्गी एक सोने का अंडा दे देती है। सोने का अंडा देखकर सुनार बहुत खुश हो जाता है। ये मुर्गी तो सच में जादुई है। इसकी मदद से अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। और वो उन दोनों को कमरे में बंद करके अंडा रखने चले जाता है। सुनार जैसे ही अंडा रखने के लिए अपनी तिजोरी खोलता है तो उसमें बहुत सारे सांप थे और सुनार के हाथ में भी अंडे की जगह सांप था। अरे कोई बचाओ हमें, सांप! और वो सांप उन दोनों को डस लेता है। वो कहते हैं ना, इंसान को कभी लालच में आकर कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। और मुन्नी मुर्गी को वापस लेकर घर चली जाती है। जादुई कटहल का पेड़। अरे ये क्या, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। जाल को दोबारा फेंक कर देखता हूँ। कुछ ही देर में अरे जाल तो भारी है। वाह वाह, लगता है इस बार कोई बड़ी मछली जाल में है। अभी खींचता हूँ। अरे ये क्या, मेरा जाल ही टूट गया। अब मैं क्या करूँगा? मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे कुछ और करना होगा। और गोविंद घर के बाहर से रस्सी और डंडा लेकर मछली पकड़ने के लिए कांटा बनाता है। ये ठीक है, अब इससे मछली पकड़ता हूँ। दोपहर हो गई थी। सब लोग मछली पकड़कर जा रहे थे। अरे गोविंद, अभी तक कोई मछली नहीं पकड़ी और ये क्या लेकर मछली पकड़ रहे हो? तुम्हारा मछली पकड़ने का जाल कहाँ है? मेरा जाल तो पूरा टूट गया है, इसलिए इस कांटे से मछली पकड़ रहा हूँ। तो नया जाल क्यों नहीं ले लेते? जाल लाने के लिए इतने पैसे कहाँ है मेरे पास। तुमने तो आज अच्छी खासी मछली पकड़ी है। हाँ, आज तो अच्छी कमाई होगी। और वो आदमी मछली बेचने के लिए चला जाता है। सुबह से शाम होने को है, अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। गोविंद दुखी होकर अपने घर जाता है। रास्ते में सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर खाली हाथ जाऊंगा तो सुधा घर में घुसने नहीं देगी।
अरे भाई, मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। क्या ये सूखी हुई सब्जी उधारी मिल सकती है क्या? वैसे भी इसे कोई नहीं लेगा। मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ले जाओ, लेकिन उधार जल्दी चुका देना। हाँ हाँ, मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। और गोविंद सब्जी लेकर घर आ जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या, तुम आज भी खाली हाथी आए हो? और ये सूखी घास सब्जी क्यों लेकर आए हो? क्या बताऊं, आज मेरा जाल टूट गया था, इसलिए कांटा बनाया था, लेकिन आज इससे भी कोई मछली नहीं पकड़ पाया। क्या, कोई मछली नहीं मिली? तो ऐसे फिर हम क्या खाएंगे? मुझे लगा था मछली बेचकर कुछ पैसे कमाओगे और घर का राशन लाओगे, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। अरे ये देखो ना, मैं सब्जी लाया हूँ, ये लो, इसे पका लो। आज हम यही सब्जी खा लेंगे। ये सब्जी है? सूखी हुई बेकार खराब सब्जी को तुम सब्जी बोल रहे हो? और सुधा उस सब्जी को घर से बाहर फेंक देती है। जब से शादी करके तुम्हारे घर आई हूँ, मेरी जिंदगी ही खराब हो गई है। सुधा की बातों से गोविंद बहुत दुखी हो जाता है और अगले दिन गोविंद सुबह सुबह उठकर मछली पकड़ने चला जाता है। आज तो मछली पकड़कर ही घर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गोविंद नदी के किनारे पहुंचता है और अपने कांटे से मछली पकड़ने का प्रयास करता है। कुछ देर के बाद अरे लगता है कोई मछली फंस गई है। बोला था ना, आज तो मछली पकड़कर ही घर जाऊंगा। गोविंद कांटा बाहर करता है। इस बार बड़ी मछली फंसी है। शुक्र है भगवान, मुझे आज मछली मिल गई। अब तो सुधा भी खुश हो जाएगी। गोविंद मछली को पकड़कर बहुत खुश था। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं भूख से मर रही हूँ बेटा, मुझे ये मछली दे दे। अरे नहीं नहीं, मैं ये मछली नहीं दे सकता। बेटा, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे ये मछली दे दो। अगर मेरा कोई तेरे जैसा बेटा होता तो मैं ऐसे भूख से नहीं मर रही होती। मैंने भी सुबह से एक ही मछली पकड़ी है। अगर मैं ये भी आपको दे दूंगा तो मेरे पास और कुछ भी नहीं बचेगा। बेटा, तुम कुछ और मछली पकड़ लेना, देखना भगवान तुम्हें बहुत देंगे। ठीक है, इस मछली को आप रख लो, मैं और मछली पकड़ लूंगा। ये लो, इसके बदले मैं तुम्हें ये कटहल का पौधा देती हूँ। और वो औरत गोविंद को कटहल का छोटा सा पौधा देती है और गोविंद से मछली लेकर वहाँ से चली जाती है। गोविंद पूरा दिन कांटे से मछली पकड़ने की कोशिश करता है। आज फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा। और गोविंद पौधा लेकर घर आ जाता है। तुम आज फिर से कोई राशन नहीं लेकर आए? तो गोविंद उसको सारी बात बताता है। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, तुमने उस बूढ़ी औरत को वो मछली दे दी और उससे ये पौधा लेकर आए हो। भगवान, ये आदमी तो बिल्कुल मूर्ख है। तुम भला इस पौधे का क्या करोगे? न जाने ये पौधा कब बड़ा होगा और कब ये कटहल के फल देगा। तब तक तो न जाने हम ऐसे भूखे रहकर बचेंगे भी या नहीं। मैं सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। अब तो तुम जैसे भिखमंगे के साथ में रह ही नहीं सकती, जो मुझे खाना तक नहीं दे सकता। सुना तुमने? मैं कल सुबह ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगली सुबह जब गोविंद सोकर उठता है तो वो बाहर जाता है और बाहर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी बाहर आओ। सुधा आंखें मलती हुई बाहर आती है। अब क्या देख लिया तुमने जो इतना चिल्ला रहे हो? सुधा जैसे ही देखती है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कटहल का छोटा सा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन गया था और उसके ऊपर बहुत सारे कटहल लगे थे। ये तो कोई जादुई कटहल का पौधा है। अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। हे भगवान, उस बूढ़ी औरत के रूप में आकर आपने ही मेरी मदद की है और मुझे ये पौधा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। भगवान, आपने तो हमारी बहुत मदद कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब गोविंद पेड़ से कटहल तोड़ता है और उन्हें सब्जी मंडी जाकर बेचता है और कटहल के बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। अगले दिन जब वो दोनों उठते हैं और देखते हैं जहाँ से उन्होंने कल कटहल तोड़े थे, उनकी जगह वैसे ही बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे।
सुधा देखो यहाँ, हमने कल यहाँ से कटहल तोड़े थे, लेकिन उनकी जगह आज फिर से बड़े बड़े कटहल लगे हैं। जी ये तो कोई जादुई कटहल का पेड़ है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये कोई जादू ही कटहल का पेड़ है। अब हम इन्हें रोज सब्जी मंडी तोड़कर बेच सकते हैं। हाँ, अब हम कटहल का ही व्यापार करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, अब हम कटहल का ही व्यापार करेंगे। जादुई बीज का पौधा। भारत देश में एक रतनपुर नाम का गांव था। उस गांव का राजा था रणधीर सिंह। रणधीर सिंह की अपनी कोई संतान नहीं थी और जैसे जैसे वो बूढ़े हो रहे थे तो उन्हें अपने राज्य की चिंता होने लगी थी। मेरा इतना बड़ा राज्य है, मेरे जाने के बाद इस राज्य को चलाने के लिए एक ईमानदार उत्तरदायी होना चाहिए। लगता है अब वो समय आ ही गया है। अब मुझे इस राज्य के लिए एक उचित उत्तरदायी का चुनाव करना ही होगा। राजा अपने मंत्री को बुलाता है। जाओ, पूरे गांव में ऐलान करवा दो, गांव में रहने वाले 10 साल के सभी बच्चों को कल सुबह महल में उपस्थित होना है। जी महाराज। सुनो सुनो सुनो, राजा रणधीर सिंह जी ने ऐलान करवाया है कि 10 साल के सभी बच्चों को कल सुबह महल में उपस्थित होना है। वाह, कल हम महल में जाएंगे। राजा का महल तो बहुत बड़ा होगा, देखना बहुत मजा आएगा। अगली सुबह कुछ बच्चे राजा के महल में जाते हैं। तुम सब बच्चों को मैंने यहाँ एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। मैं चाहता हूँ तुम इसे पूरी जिम्मेदारी से करो। मेरे पास ये बीज है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आपको इस बीज को एक गमले में लगाना है और इसकी पूरी सेवा और देखभाल करनी है। और पूरे 1 महीने के बाद जब ये बीज एक पौधे में बदल जाए, तब आप सभी को वो पौधा यहाँ लेकर आना होगा। इस तरह राजा सब बच्चों को एक एक बीज दे देता है और सभी बच्चे बीज लेकर अपने घर जाते हैं। उन सब बच्चों में एक बच्चा था हरिश्चंद्र। माँ देखो, राजा ने हमें ये बीज दिया है और इसे बोने को कहा है। 1 महीने बाद ये बीज पौधा बन जाएगा, तब हमें इसे महल में लेकर जाना है और राजा को दिखाना है। अच्छा, तुम रुको, मैं तुम्हें इसे बोने के लिए एक गमला देती हूँ। और फिर उसकी माँ हरिश्चंद्र को एक गमला देती है और हरिश्चंद्र उस गमले में मिट्टी डालता है और फिर उस बीज को बोता है और उसमें पानी डालता है। ऐसे सब बच्चे अपने अपने घर जाते हैं और उस बीज को मिट्टी में बोते हैं। हरिश्चंद्र अब सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपना गमला देखता और उसमें पानी डालता। बीज को बोए हुए 1 हफ्ता हो गया था। अरे, अभी तक बीज अंकुरित नहीं हुआ। लगता है अभी और समय लगेगा बीज को अंकुरित होने में। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गांव में कुछ बच्चे बात कर रहे थे। मेरा बीज तो अंकुरित हो गया। हाँ, मेरा बीज भी अंकुरित हो गया है और उसमें तो कुछ नए नए पत्ते भी आ गए हैं। ये सब बातें हरिश्चंद्र सुनता है और वो घर जाता है और अपने बीज का निरीक्षण करता है। सबके बीज अंकुरित हो गए हैं, मेरा बीज समय क्यों ले रहा है? ये कब अंकुरित होगा? और हरिश्चंद्र उसमें थोड़ा और पानी डालता है। ऐसे ही 1 महीना होने में सिर्फ 1 दिन बचा था। सब बच्चे इकट्ठा होते हैं और अपने अपने पौधे के बारे में बात कर रहे थे। अरे, मेरे पौधे में तो अब बहुत सारी पत्तियां निकल आई है। देखना, सबसे बड़ा पौधा तो मेरा ही होगा। सबकी बातें सुनकर हरिश्चंद्र को बहुत दुख होता है और वो अपने घर जाता है और वो उदास होकर अपने बीज को देख रहा था। क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों हो?
माँ, सब बच्चों के गमले में बीज से बड़े पौधे बन गए हैं, लेकिन मेरा बीज तो अभी तक अंकुरित ही नहीं हुआ। मैं कल महल में नहीं जाऊंगा। राजा रणधीर सिंह तो यही सोचेंगे, शायद मैंने अपने बीज को सही से पानी और खाद नहीं डाली होगी। तुम्हें तो पता है ना कि तुमने अपने बीज की पूरी देखभाल की थी, लेकिन ये बीज फिर भी अंकुरित नहीं हुआ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम महल में जाकर सब सच सच बोल देना। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। अगले दिन सब राजा के दरबार में जाते हैं। सब बच्चों के गमलों में पौधे थे। राजा जब सब बच्चों के पौधे देख रहे थे, तभी उनकी नजर हरीशचंद्र के गमले पर जाती है। तुम इधर आओ। तुम्हारा बीज बाकी बच्चों की तरह पौधा नहीं बना। जो बीज आपने दिया था, मैंने उसे गमले में लगाया था और हर रोज उसे पानी पी दिया, लेकिन सब बेकार हो गया। वो बीज अंकुरित नहीं हुआ। सब बच्चे ये सुनकर हंसने लगते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हरीशचंद्र अपना नाम बताता है। राजा उसे अपने पास बुलाते हैं और सभी से बोलते हैं, इस महल का आने वाला राजा होगा हरीशचंद्र। ये बात सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैंने जो तुम सबको बीज दिए थे वो उबले हुए बीज थे, और तुम सब जानते हो उबले हुए बीज कभी अंकुरित नहीं होते, और तुम सब जो ये पौधे लेकर आए हो वो उस बीज से अंकुरित नहीं हुए जो मैंने तुम्हें दिए थे। इसलिए तुम सब झूठ बोल रहे हो। मुझे अपने राज्य को चलाने के लिए एक ईमानदार उत्तरदायी की जरूरत थी, जो मुझे आज मिल गया है। सब बच्चे अपनी गलती पर शर्मिंदा थे और वह सभी राजा से अपनी अपनी गलती की माफी मांगते हैं। उसके बाद राजा रणधीर सिंह हरीशचंद्र को अपने महल का प्रिंस बनाता है।